शिवदयाल सिंह चौरसिया अन्य पिछड़े वर्ग के ऊपर एक खास किस्म का आरोप यह लगाया जाता रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर सजग नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के सामने यह चुनौती है कि वह सांस्कृतिक सामाजिक लड़ाई को कितनी मजबूती से उठा पाता है और अपने हक हुकूक के लिए वह कितनी लड़ाई लड़ पाने में कामयाब है। इस पूरे विमर्श पर, इस पूरे नरेशन पर, इस पूरी धारणा पर एक बार ठहर कर विचार करने की जरूरत है। वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तौर पर अगर हम विचार करें तो इस बात से कोई गुरेज नहीं करेगा कि जिस वर्ग की आबादी को 1931 की जाति जनगणना के आधार पर और कुछ सर्वे के आधार पर मंडल कमीशन ने 1980 में कहा कि उनकी 3743 जातियों की आबादी भारत में 52% है। काका कालेलकर कमीशन ने, मंडल कमीशन ने एक सवाल रखा था कि आप इस देश को नीतियों के निर्माण में, किसी भी तरह के सामाजिक सांस्कृतिक समानता की संकल्पना को साकार करने में जाति जनगणना सबसे अहम सवाल है। बिना जातियों की संख्या जाने जातिगत आधार पर समानता के लिए बनाई गई कोई भी नीति उथली होगी। तो न तो काका कालेलकर कमीशन की सिफारिश को आज तक माना गया, न तो मंडल कमीशन की सिफारिश को माना गया कि जातियों की गिनती होनी चाहिए ताकि एक तात्कालिक स्पष्ट आंकड़ा मिले कि किन जातियों की आबादी भारत में कितनी है, उनकी नुमाइंदगी कितनी है, उनके पास शिक्षा कितनी है, रोजगार कितना है, जमीनें कितनी हैं, व्यवसाय कितना है, पूंजी कितनी है और जातियों के आधार पर कौन सी वे जातियां हैं जो इस पूरे विकास की दौड़ में, समानता की संकल्पना में हाशिए पर ढकेल दी गई हैं। और यह भी पता चले जातिवार जनगणना से कि कहीं इस देश की 100% आबादी में से 3-4% आबादी के लोगों ने अलग अलग महकमों में कहीं 90 से 95% अवसरों और संसाधनों पर कब्जा तो नहीं किया है। यानी एक बराबरी का समाज बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, सर्वसमावेशीकरण की राष्ट्र की संकल्पना को पूरा करने के लिए जातिवार जनगणना जरूरी है। यह काका कालेलकर कमीशन ने भी कहा, यह मंडल कमीशन ने भी कहा। तो वह जिसकी आबादी लगभग इस देश में आधी से ज्यादा है, अगर वह आबादी सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर फूले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, तमाम विचारकों को, शाहू जी महाराज को पढ़ती, समझती और जीती, तो भारत में तो सांप्रदायिकता की आग में, हिंदू मुस्लिम की नफरत की सियासत में और न कुछ जातियों द्वारा सभी जातियों की, बहुत सारी जातियों की हकमारी में शामिल न हो जाता, सफल न हो जाता। तो यह बात तो ठीक है कि पिछड़े वर्ग के आबादी ज्यादा होने की वजह से उन पे जिम्मेदारी ज्यादा है, जवाबदेही ज्यादा है। तो अगर विमर्श का यह तर्क बना है तो इसमें प्राथमिक तौर पर कहें तो यह सच भी है कि अगर यह पूरा समाज सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर सजग हो जाए तो ये क्या हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला लेंगे और कुछ जातियों का, बहुत सारी जातियों की हकमारी कर लेंगे। तो इस विमर्श का आधार तो ठीक है कि जैसे ही जातियों की राजनीति को कमजोर करने की एक सांप्रदायिक साजिश को हम देखते हैं तो वहां एक चीज उभर कर सामने आती है और आपको अपने बच्चों के बीच इस बात पर बहस जरूर करनी चाहिए कि वे जाति के नाम पर आपकी हकमारी करते हैं और अचानक उनसे कहते हैं कि गर्व से कहो तुम हिंदू हो। अगर पिछड़े वर्ग की ये तमाम जातियां हिंदू हैं तो इनकी आबादी कहां है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, देश को चलाने में? तो यह सवाल हमारे सामने आता है। तो हिंदुत्व का कंधा बन जाती हैं ये जातियां और इन जातियों को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना करके लड़ाया जाता है।
ऐसे दौर में हमारे सामने जब भी हम पिछड़े तबके पर बात करें तो दो चीजें एकदम स्पष्ट करनी चाहिए। पहली कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस देश की आधी आबादी के पिछड़े समाज के लोग जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, फूले, पेरियार, साहू जी महाराज, चौधरी छोटू राम, पेरियार लई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद को पढ़ना शुरू कर दें और आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं शिवदयाल सिंह चौरसिया को पढ़ना शुरू कर दें, भारत के संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, गीता, बाइबल, कुरान, रामचरितमानस को हटा करके अपने घरों की दीवारों पर लगाएं, घर में बच्चों के पढ़ने की टेबल पर रखें भारत का संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट, यह देश बहुत कुछ बदल जाएगा। तो पहला काम तो यह करना है और दूसरा काम करना है कि उन्हें अपने अतीत, अपने इतिहास, अपने जड़ों से जोड़ना है। जिन तबकों की सामाजिक, सांस्कृतिक व वैचारिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी किसी भी प्रकार की राजनीतिक जड़ें कभी भी ताकतवर नहीं होंगी। ऐसे वक्त में ये दोनों जिम्मेदारियां, पहली कि संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ते हुए वर्तमान दौर में जो पिछड़े समाज की चुनौतियां हैं उनके लिए लड़ा जाए, और दूसरी उन्हें वैचारिक और सांस्कृतिक तौर पर सजग किया जाए ताकि वे अपने वैचारिक पुरोधाओं को पढ़ें, समझें और उन्हें अपने जीवन में पालन करें। इस पृष्ठभूमि में मैं आज पिछड़े समाज के लिए भारत की आजादी के पूर्व से लेकर के पश्चात तक अनवरत तौर पर काम करने वाले शिवदयाल सिंह चौरसिया पर बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले शिवदयाल जी के बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत संक्षेप में उनका जीवन परिचय आपके सामने रख रहा हूं। पढ़िए आपके वैचारिक पुरोधाओं ने किस बात की लड़ाई लड़ी थी, उनकी चिंता क्या थी कि उनका समाज किस बात की चिंता करे, किस चीज के लिए लड़े और आने वाली पीढ़ियों को क्या दे कि वो अपने वजूद को, अपने हक को समझें और उसके लिए लड़ें। शिवदयाल जी की जन्म तिथि के बारे में तमाम मतभेद हैं, मगर 13 मार्च 1903 को ग्राम खरिका जो तेलीबाग लखनऊ के बीच पड़ता है वहां इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पराग राम चौरसिया था तथा इनके यहां जो कोठी थी वो पैतृक थी और शिवदयाल जी द्वारा उनका निर्माण कराया गया। इनके माता जी का निधन बचपन में बहुत कम समय में हो गया, तो इनकी बड़ी बहन राम दुलारी जी ने इनका पालन पोषण किया शिवदयाल जी का। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा विलियम मिशन हाई स्कूल लखनऊ में हुई। बीएससी एलएलबी की शिक्षा कैनिन कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई और विद्यार्थी जीवन से ही शिवदयाल सिंह चौरसिया जी सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अन्याय के खिलाफ सजग चेतना का अपने भीतर विकास करना शुरू कर चुके थे। वे शिवदयाल जी तमाम अपने युवावस्था से ही सामाजिक और सांस्कृतिक कामों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना शुरू कर देते हैं। जब असवर्णों का बच्चा अपने माता पिता के साथ विद्यालय में नाम लिखाने आता था उनके दौर में, तो सबसे पहले पंडित उनकी जातियां पूछते थे और जाति बता देने पर उसे यह कहकर घर लौटा देते थे कि तुम नाई हो, कुम्हार हो, लुहार हो, बढ़ई हो, मोची हो, मौर्या हो, कुशवाहा हो, अहीर हो, तुम पढ़ करके क्या करोगे? गाय भैंस चराओ, सब्जी पैदा करो, पान बेचो, बाल बनाओ, उत्पादन का काम करो, खेती करो, मजदूरी करो। तो तमोली, माली, गड़ेरिया, कुम्हार, कहार, लोहार, लुनिया, ये तुम लोग पढ़ लिख करके क्या करोगे? पढ़ लिख कर कलेक्टर बन भी गए तो ब्राह्मणों के कपड़े कौन धोएगा? ये मैं जिस किताब से रेफरेंस दे रहा हूं, इस किताब को आपको देखना चाहिए। ये भी बहुत कम स्रोत मिलते हैं तो इससे मैं आपको पढ़ रहा हूं। तो इसके चक्कर में जब वहां एडमिशन नहीं होता था तो बहुत सारे हिंदू घरों के बच्चों को, कथित तौर पर जिन्हें हिंदू कहा जा रहा है, उनका एडमिशन मदरसों में करा दिया जाता था। तो जाति के नाम पर जो बच्चे शिक्षा के इमारतों की चौखट से वापस लौटा दिए जाते थे, वे वापस अपने जाति के धंधों में लग जाते थे
कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, माली, गणरिया, तमोली, लुहार, नुनिया, अहीर, मौर्या, कुशवाहा, ये सारी जातियों के लोग वापस अपने अपने पेशे में ही चले जाते थे। मगर शिवदयाल जी ने इन सब से संघर्ष करके अपने जातीय धंधों के आगे बढ़कर के शिक्षा की बात की। शिवदयाल जी पेरियार को, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, थनथई पेरियार को अपना वैचारिक गुरु मानते थे। पेरियार जी का भाषण था कि ईश्वर को वो नहीं मानते, उनकी आस्था नहीं है, विश्व के सांगठनिक धर्मों से उनको परहेज है। इन सब से शिवदयाल जी बेहद प्रभावित थे। सामाजिक दासता के खिलाफ जाकर के सामाजिक सौहार्द, समानता व न्याय के लिए शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की जो वैचारिक ट्रेनिंग हुई थी वह ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की ट्रेनिंग थी। और पेरियार साहब ने जब तमाम तरह से पिछड़ी जातियों के भीतर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की जो जमीन तैयार की दक्षिण भारत में, उसे उत्तर भारत में मजबूती से खड़ा करने वाले लोगों में डॉक्टर छेदीलाल साथी, रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी के साथ शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का नाम सबसे आगे खड़ा मिलता है। 1958 में पेरियार साहब का पिछड़े वर्गों का एक विशाल सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, उसमें आगमन हुआ। उसमें वो अध्यक्षीय वक्तव्य के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने वहां पर अपना भाषण दिया था। एडवोकेट नारायण स्वरूप चौरसिया के परिवार द्वारा बताया गया, जो शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के वंशज हैं, कि पेरियार साहब के आगमन पर आर्यों ने पेरियार के प्राणों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। वो उन्हें मारना चाहते थे। उस समय डॉक्टर छेदीलाल साथी जो एडवोकेट थे हाई कोर्ट में, उनके घर पर उन्हें विश्राम कराया गया। तो इस घटना का जिक्र इसलिए करते हैं कि ये जो पिछड़े समाज के लोग थे, इनकी विचार अगर कथित तौर पर हिंदू धर्म के खांचे के बाहर हैं तो उन्हें तमाम तरह से उलाहना दी गई, उन्हें मारने की साजिश की गई और उन्हें पाठ्यक्रम में तो कभी शामिल किया ही नहीं गया। डॉक्टर छेदीलाल साथी कहते हैं कि शूद्र राज अवश्य आएगा और मेरे जीवन काल में ही आएगा। हिंदू समाज के समानता को चौरस करके ही मैं मरूंगा। हमारे वैचारिक नायक तो ये कहते हैं। शिवदयाल जी लगातार 1974 से 1980 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चुन करके राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1953 में जो काका कालेलकर कमीशन बना था, जिसका जिक्र मैं अभी शुरुआत में कर रहा था, कि जब अनुच्छेद 340 भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर पेरियार के चलते जो जोड़ा गया, उसके आधार पर जो पहला पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उसके सदस्य में शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का भी नाम शामिल है, जिसकी रिपोर्ट 1955 में पेश हुई और उसमें चौरसिया जी का एक बड़ा ही क्रांतिकारी विरोधी नोट भी था, जो रिपोर्ट का भाग है। चौरसिया जी तमोली जाति के आते थे, पान का व्यवसाय करते और सामान्य ढंग से उनकी पृष्ठभूमि, उनकी परवरिश बेहद ढंग से हुई, संपन्न घर में थे और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो लगातार वकालत का काम करते रहे। चौरसिया जी जब वकालत के पेशे में थे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित के लिए कभी भी फीस ज्यादा नहीं ली और लगातार उनका चैम्बर फ्री में कानूनी सहायता देने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, वंचित तबके, शोषित तबके के लोगों से भरा रहता था। चौरसिया जी के प्रयासों से ही निःशुल्क कानूनी सहायता का अदालतों में प्रचलन शुरू हुआ।
और संसद में कानून पारित करवा के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A 39A दिनांक 3/1/1975 को नए अनुच्छेद के रूप में उन्होंने जुड़वाया और इस व्यवस्था को संवैधानिक समर्थन दिलवाया, जिससे गरीबों को निःशुल्क और यथासंभव त्वरित न्याय दिलाने में संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई। चौरसिया जी 1928 में भदंत बोधानंद महास्थविर बौद्ध भिक्षु के साथ नागपुर गए। नागपुर में हो रहे डिप्रेस्ड क्लासेस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर से मिले और उन्हीं के साथ पहले डिप्रेस्ड क्लासेस लीग और बाद में उसके फेडरेशन में डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम किया। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड माइनॉरिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया आदि के कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में काम किया। यानी शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने आजादी के पहले से लगातार पिछड़े वर्ग के समाज के पिछड़े हुए हाशिए पर तेली तमोली, बढ़ई लुहार नुहार मोची, अहीर गडरिया, कुर्मी कोयरी, इन जातियों को ताकतवर बनाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए, इनको समानता दिलाने के लिए लगातार बैकवर्ड क्लासेस लीग, बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, बैकवर्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन सब का जो गठन हुआ उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई और लगातार पिछड़े वर्ग को जागरूक करने, सजग करने के लिए अपना काम करते रहे। उत्तर प्रदेश में शोषित संघ का भी निर्माण इन लोगों ने किया था और खुद चौरसिया जी ने कई ऐसे सम्मेलन उत्तर प्रदेश में किए जिसे उन्होंने पेरियार साहब को लखनऊ बुला करके लखनऊ में उत्तर भारत में लगातार सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद किया। उनके मित्र रहे डॉक्टर छेदीलाल साथी, कई वर्षों तक शोषित संघ के महामंत्री रहे, जिसके अध्यक्ष शिवदयाल सिंह चौरसिया जी रहे। लोगों के घर घर जाकर के निःशुल्क मुकदमे उनके लड़ना, छात्रों को पढ़ने के लिए सैकड़ों हजारों रुपए में सहायता देना चौरसिया जी का एक मूल स्वभाव था। चौरसिया जी का जो वकालत का पेशा था वो लगातार उनकी वैचारिकी के साथ खड़ा था और लगातार ये लोग शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, छेदीलाल साथी जी, ये दृढ़ निश्चय करके लगातार अपने लेखों में, अपनी किताबों में, अपनी बातों में कहते थे, शूद्र राज अवश्य आएगा और मेरे जीवन काल में ही आएगा। हिंदू समाज के समानता को मैं चौरस करके ही मरूंगा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रभाव में भदंत बोधानंद महास्थविर और भगंत प्रज्ञानंद महास्थविर, जो बुद्ध विहार रिसालदार पार्क लखनऊ के प्रमुख रहे, इन लोगों के साथ इन्होंने लगातार बुद्धिज्म के प्रभाव में रह करके शिवदयाल जी ने लगातार सामाजिक न्याय की वैचारिकी को मजबूत करने के लिए काम किया। कौन बताएगा शिवदयाल जी के बारे में कि ये सारी बातें नई पीढ़ी को कैसे पता चले। शिवदयाल जी की मुलाकात समाजवाद के अगुआ प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हुई और उसमें विवाद भी मिलता है। सोशलिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर लोहिया 85% जनता में पिछड़े वर्ग के SC ST OBC के लिए 100 में 60 का नारा देते थे। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इन सारी चीजों के नारे के साथ शिवदयाल सिंह चौरसिया और छेदीलाल साथी के साथ डॉक्टर लोहिया की मुलाकात लंबी हुई और वो लोग ये कहते थे कि 85% जनसंख्या वाले समाज को कम से कम 80% का आरक्षण देकर अगर आप विशेष संरक्षण नहीं देंगे तो आपके समाजवाद का नारा अधूरा और निरर्थक हो जाएगा। और लगातार इस पिछड़े वर्ग के लोगों को 60% जो संसोपा ने बांधी गांठ, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, ये जो नारा था इसको शिवदयाल सिंह चौरसिया और छेदीलाल साथी कि दोनों महानुभाव कहते थे कि 100 में 60 नहीं 100 में 80। कौन जानता है इस इतिहास को। महिलाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, अल्पसंख्यकों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। इसी बात को लेकर के आपको पता होगा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा जी का भी लोहिया जी से मतभेद हुआ। लोहिया जी लगातार 60 का बात कहते थे कि पिछड़े तबके के लोगों को 60% मिले, जबकि शिवदयाल जी, छेदीलाल साथी जी
जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा जी 2 जगहों पर मतभेद करते थे डॉक्टर लोहिया से कि एक तो धर्म के नाम पर ये जो जलेबी आप बना रहे हैं, इससे हमारा समाज कंफ्यूज होगा, और वो हुआ भी। और इस वंचित शोषित तबके को, पिछड़े तबके को वो कहते थे कि 85% जनता है, जिसे कम से कम 80% तो आरक्षण मिले। ये शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का पूरा नारा था। और लगातार चौरसिया जी 84 से 74 से 84 तक राज्यसभा में भी रहे। इंडो आर्यन सभ्यता अर्थात गुलामी की सभ्यता कहते थे कि जिसका सांस्कृतिक वर्चस्व हमारे समाज के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, और आज तो आप सांस्कृतिक चुनौतियों को स्पष्ट नहीं कर पाते। आर्य अनार्य, अभी देखिए बघेल जी, नंद कुमार बघेल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता, जब उन्होंने लखनऊ में कहा कि विदेशी लोगों को विदेशी जाना होगा अगर ये सामाजिक न्याय नहीं करेंगे, तो अगर ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा महिलाओं को न्याय व हक नहीं दिलाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया। आदि हिंदू सभा का डिप्रेस क्लासेस लीग में विलय का एक प्रकरण आपको सुनाता हूं। बहुदंडागत जातियों अर्थात समस्त पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्वतंत्रता व जागरूकता के लिए संघर्ष पैदा करना, संगठित करना, शिक्षा प्रसार करने के लिए ये अपने सहयोगियों के साथ चौरसिया जी गांव-गांव जाते थे। इन्होंने आदि हिंदू सभा बनाई थी, और उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि वे हिंदू नहीं आर्य हैं, तथा आदि हिंदू सभा से जुड़ने से मना कर दिया। माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने कहा कि हम आप लोगों अर्थात आर्यों के भारत आक्रमण काल के पूर्व से भारत में रहते आए हैं, इसलिए हम भारत के मूल निवासी हैं और हम इस देश के मालिक भी हैं। मूल निवासी भारतीयों को संगठित करने के उद्देश्य से 1927 से शिवदयाल सिंह चौरसिया जी लगातार अपना काम करते चले गए, और 28 में इन्होंने हिंदू सभा का, आदि हिंदू सभा का नाम बदल, क्योंकि आदि हिंदू सभा और विदेशी आर्य ये क्लैश कर रहा था। तो जो लोग आज हिंदू के नाम पर पूरे देश में नौजवानों को पागल बनाए हुए हैं कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है तुम्हें, लिंचिंग करो, मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, लिंचिंग करके दाढ़ी इनकी नोचो, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन नौजवानों को कौन देगा? ये लिंचिंग करवा रहे। तो ये जो आदि हिंदू सभा थी, इसका मतलब ये था कि अगर तुम जैसे हिंदू कहते हो तुम तो विदेशी लोग हो, आर्य विदेशी हैं। और यह थ्योरी किसी सवर्ण की, किसी गैर सवर्ण की नहीं है, यह थ्योरी सवर्ण की है, बाल गंगाधर तिलक की है कि आर्य विदेश से आए थे। तो जब इन्होंने कहा आदि हिंदू सभा, तो यहां के ब्राह्मणों ने विरोध किया कि हम तो हिंदू नहीं है, हम तो आर्य हैं। तब उन्होंने कहा फिर किस बात का हिंदू, हम इसे छोड़ते हैं, और उन्होंने डिप्रेस क्लासेस लीग में इसका विलय कर दिया। इसी वर्ष सन 1928 में नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सभात्व में अखिल भारतीय डिप्रेस क्लासेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें नवयुवक सम्मेलन के सभापति शिवदयाल सिंह चौरसिया जी थे, और सन 1928 से 30 तक इसके प्रधान रहे, और समय समय पर निर्धारित गतिविधियों में डॉक्टर अंबेडकर के साथ लगातार पिछड़े वर्ग के समाज को एकजुट करके न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हिंदू कही जाने वाली नीची जातियों, स्पृश्य और अस्पृश्य के दलित समाज यानी डिप्रेस क्लास के लिए विधान मंडलों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने के लिए साइमन कमीशन की बात होती, और उस साइमन कमीशन में उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल से श्री रामचरण निषाद को एमएलसी के पद पर नामित किया गया था। 26 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से डॉक्टर अंबेडकर को एमएलसी के पद पर नामित किया गया था, और मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1920 में विश्वकर्मा शिल्पकार श्री मुद्दू मानिक चार्लू को एमएलसी के पद पर नामित किया गया। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरल न मिलने के चलते, आज देखिए एक बात और यहां जोड़ दूं, इसको साथियों विचार करिएगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी को चुनाव में टिकट तो दिया जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक दिखना है। 15% सवर्ण अगर पूरे 100% देश को चलाएंगे तो लोकतांत्रिक होने का जो ठप्पा है वो तो उनसे छूट जाएगा। तो नुमाइंदगी दे देते हैं, जैसे अभी हो रहा है 2021 में 27 ओबीसी कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। कैबिनेट में मंत्री 27 ओबीसी, 12 अनुसूचित जाति जनजाति के लोग।
क्यों बता रहे हो इसको? क्योंकि लोग ओबीसी एससी एसटी कहें कि देखो हम तुम्हारे लोगों को रबर स्टाम्प बना करके, रोबोट बना करके, कठपुतली बना करके मंत्रिमंडल में रख दे। निर्णय कौन लेता है? ये सब कुछ की जड़ इलेक्टोरल प्रोसेस में भी है। एक बार इस पर भी विचार करिएगा। आज इस पर बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने इस कमीशन के सामने, भारतीय संवैधानिक आयोग के, सांविधिक आयोग के सामने 5 जनवरी 1928 को लखनऊ में एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उनके पिताजी ने, जंगीलाल चौरसिया ने, इनके पिताजी ने दिया, शिवदयाल सिंह चौरसिया के पिताजी ने उस कमीशन को एक रिप्रेजेंटेशन दिया और कहा कि जो उस पूरी रिपोर्ट के 56वें बिंदु में शामिल है कि सबको इनका हक देना होगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो न्याय नहीं होगा, भारत में सभी जातियों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा। सछूतों ने शिवदयाल सिंह चौरसिया के विरुद्ध दफा 500 की नोटिस दे दी और चौरसिया जी पर अविश्वास करने लगे। आपस में शूद्र वर्ण में एक दूसरे के प्रति गलतफहमी ज्यादा नहीं टिक सकी, क्योंकि उनको बीच में साइमन कमीशन के बहाने एक मिस इंटरप्रिटेशन किया गया। तो साइमन कमीशन के बाद यह बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक जाती है, जिसका आयोजन पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति आदि जानने तथा उन्हें अपने अनुपात में उनको संवैधानिक प्रतिनिधित्व, हक और अधिकार दिलाने के लिए, जिसका आयोजन क्रमशः 3 बार 12 नवंबर 1930, 31 और 17 अगस्त 1932 को लंदन में हुआ था। शिवदयाल सिंह चौरसिया साइमन कमीशन का स्वागत कर अपना बयान कलमबंद करवाए थे। इसलिए एक बार की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को भी ब्रिटिश हुकूमत लंदन से बुलावा पत्र भेजी थी। मगर कुछ कारणों से वो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिवदयाल सिंह चौरसिया जी नहीं शामिल हो पाए, जिसका उन्हें मनाल रहा था कि वो अपने पिछड़े वर्ग के समाज के सवालों को उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सामने रख सकते थे। और लगातार जो आंदोलन, जो आवाज शिवदयाल जी उठाते रहे, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ झेला है। नवरत्न कमेटी का गठन किया था शिवदयाल सिंह जी ने। इसके प्रमुख खुद शिवदयाल सिंह चौरसिया जी थे और उनके साथ गौरी शंकर पाल एडवोकेट, रामचरण मल्लाह, बदलू राम रसिक, महादेव प्रसाद धानुक, छंगालाल बहेलिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामचंद्र बनौधा, स्वामी अछूतानंद आदि लोग इस कमेटी में शामिल थे। और 8 दिसंबर 1929 को रिसालेदार पार्क लखनऊ में इस कमेटी का पहले नाम मूल भारतवासी समाज रखा गया था और बाद में बैकवर्ड क्लासेस लीग नाम इसका कर दिया गया। बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं और इस बातों को जोड़ करके देखिएगा कि पिछड़े समाज के लोग, ये वही 1930 का दौर है जब बिहार में त्रिवेणी संघ काम कर रहा था और त्रिवेणी संघ ये कहता है कि 90% वंचितों के हक की लड़ाई हमारी है। ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पूंजीवाद के खिलाफ की लड़ाई है त्रिवेणी संघ की। तो बैकवर्ड क्लासेस लीग की लड़ाई थी शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की और यह लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल पर लड़ी जा रही थी। और आज पिछड़े वर्ग की राजनीति कहां खड़ी है, इस पर विचार करिए। 3 फरवरी 1932 को लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर आए और शिवदयाल जी चौरसिया जी ने उनका स्वागत किया। समस्त पिछड़े वर्गों, सछूत और अछूतों के उत्थान के लिए बैठक में विचार विमर्श किया और लगातार पूरे देश में फिर बैकवर्ड क्लासेस लीग का अधिवेशन कराते रहे, लगातार आंदोलन करते रहे और इन आंदोलनों का परिणाम था कि डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, शिवदयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, मैं नाम फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए कौन लोग थे। आज ये लोग क्यों नहीं देश चलाने में? गौरी शंकर पाल, रामचरण मल्लाह, बदलू राम रसिक, महादेव प्रसाद धानुक, छंगालाल बहेलिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामचंद्र बनौधा। खो गए ये लोग इतिहास में, आपके लोग। और पिछड़े समाज के लोग अपने नायकों को नहीं पहचान पा रहे, इनके नाम ही कहीं नहीं मिलेंगे।
जो लोग शिवदयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, इन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी कुछ किताबें लिख दी उनका तो नाम मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने कुछ लिखा नहीं लेकिन जीवन भर संघर्ष करते रहे पिछड़े समाज को हक, हुकूक, न्याय दिलाने के लिए, उनका इतिहास ही गायब हो गया। 26 जनवरी 1950 को दीवान चंद हॉल दिल्ली में अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को कार्यवाहक सभापति चुना गया। 16 मई 1950 को एक अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में हुआ और 53 में बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। सेंट्रल लीगल एंड एड सोसाइटी की स्थापना हुई। पिछड़ी जातियों के हक, हुकूक और अधिकारों के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाने की बात की गई। एक प्रकरण मैं आपको पढ़ता हूं। जब काका कालेलकर कमीशन का गठन हुआ, प्रथम गैर कांग्रेसी सदस्य के रूप में शिवदयाल जी इसमें मनोनीत किए गए और 30 अक्टूबर 1953 को डॉक्टर अंबेडकर से विचार विमर्श हेतु वो दिल्ली भी गए। इस आयोग की रिपोर्ट में अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों के पक्ष में जो सिफारिश थी उससे नेहरू बेचैन हुए, परेशान हुए, असहमत हुए और काका कालेलकर और शिवदयाल सिंह चौरसिया नेहरू से मिले तो काका कालेलकर को नेहरू ने बहुत भला भुला कहा। यह कमीशन की रिपोर्ट किस तरह से हाशिए पर ढकेल दी गई तो पिछड़े वर्ग के लोगों, सनातन परंपरा, दैवी परंपरा, सनातन धर्म की तमाम तरह की रूढ़ियों, कर्मकांड, अंधविश्वास का विरोध करने वाले लोगों में, वैचारिक, वैज्ञानिक, बुद्धिवादी दर्शन को फैलाने वाले लोगों में शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का नाम सबसे आगे मिलता है। कांशीराम जी से शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का मिलन पूना में हुआ और चौरसिया जी ने कांशीराम जी को लखनऊ में बुलाया और पहले आगमन पर इन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर पर ही व्यवस्था की थी शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने कांशीराम जी के लिए और पूरे समाज को एकजुट करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे। शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने अपने सांसद काल में दिल्ली स्थित विट्ठल भाई पटेल हाउस का अपना सांसद आवास कांशीराम जी को भेंट के रूप में दे दिया और समय समय पर दोनों लगातार बैठकें करते रहे। बामसेप, DS4 और BFC का गठन कांशीराम जी ने किया और लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक तमाम समाजों को जोड़ करके एकजुट करके बामसेप का गठन किया गया और लगातार उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की गई जो शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का था कि वंचित, शोषित जमात के लोग एकजुट होकर के इस देश को बनाने और चलाने में अपनी भूमिका निभाएं, हर जगह हर चीज में उनकी हक हिस्सेदारी स्पष्ट हो। वास्तव में शिवदयाल सिंह चौरसिया जी पेरियार, EV रामास्वामी नायकर, थंथई पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर कांशीराम जी तक को जोड़ करके एक मुकम्मल बहुजन एकता का ख्वाब देखने के विचारक का नाम है शिवदयाल सिंह चौरसिया। और शिवदयाल सिंह चौरसिया के जीवन संघर्ष, उनके काम, उनकी योजनाएं, उनका मिशन, उनके संगठन लगातार काम करते रहे और 18 सितंबर 1995 को शिवदयाल सिंह चौरसिया जी इस दुनिया को छोड़कर रुखसत कर गए और आज 18 सितंबर को शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का स्मृति दिवस है, निर्माण दिवस है। और आज शिवदयाल सिंह चौरसिया जी पर बात करते हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी यही है कि जिस बहुजन एकता का ख्वाब हमारे राष्ट्र निर्माता इन नायकों ने देखा था, जिस बहुजन एकता को लेकर के वो चल रहे थे, पेरियार और अंबेडकर को जोड़ रहे थे, नाई, मोची, लुहार, कुम्हार, नाई, बढ़ई, पासी, कुर्मी, कोयरी, अहिर, गडरिया, इन जातियों को आप कहीं देखते हैं इस समाज, इस देश में आगे प्रोफेसर, सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास अरबों रुपए की संपत्ति कोरोना काल में भी बढ़ जाए। थोड़े बहुत जो बिजनेसमैन हुए वो समाज की जिम्मेदारी नहीं निभाते, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, तो एक क्लास पैदा हो जाता है जो अपने समाज से दूर हो जाता है।
जबकि लोहिया, अंबेडकर, पेरियार, फूले सब ने यह कहा पे बैक टू सोसाइटी। जो पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं वो तो उनका साथ दीजिए, लेकिन अगर जितने लोग इस पूरे समाज में पैदा हुए वो इस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर सकते थे। मगर वर्तमान दौर में पिछड़े समाज की राजनीति, वर्तमान दौर में पिछड़े समाज की बात करने वाले राजनेता न तो शिवदयाल सिंह चौरसिया को जानते हैं, न पाल कुमार, नाई, गडेरिया इस समाज के लोगों के बीच कौन विचारक हुआ, बुद्धिजीवी हुआ, दार्शनिक हुआ, इनके ऊपर कभी आपको एक ट्वीट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि चुनाव जीतने के समीकरणों की राजनीति में जब अपने जीवन का मुख्य ध्येय, राजनीति का मुख्य ध्येय ही येन किन प्रकार चुनाव जीतना, सत्ता पाना हो जाए, तो पिछड़े समाज की राजनीतिक चेतना इस तरह के वैचारिक नायकों से दूर हो जाती है। और इसके दो कारण हैं। पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज भी अपने नायकों को नहीं जानता, वरना उन नेताओं को तो एक मुश्त वोट देकर के इस देश का शासक बना देता जो उनकी बात करता हो। जब आप एकजुट होकर के वोट नहीं देते तो वो जो आपके समाज का नायक है वो कभी बहुजन से सर्वजन पर चला जाएगा, कभी पिछड़े समाज से लोहिया की विरासत से होते हुए परशुराम की विरासत की यात्रा करेगा, क्योंकि उसे तो कहीं न कहीं गद्दी पानी है, उसे तो शासन सत्ता में हिस्सेदारी है। तो हमारी एक आदत बन गई कि हम केवल नेता की आलोचना करते हैं, समाज की कहां काम किया, सामाजिक संगठन अपनी भूमिकाएं क्यों नहीं निभाए, यहां हम चूक गए। तो आज इसीलिए राजनेता समाज के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह होने की बजाय कुर्सी के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह और केंद्रित हो चुके हैं। पिछड़े वर्ग की राजनीति, पिछड़े वर्ग के राजनेता पिछड़े वर्ग को एकजुट रखने में, पिछड़े वर्ग को ताकतवर बना करके 54-52% ओबीसी जातियों को एकजुट करके उनको भरोसा दिलाकर, उनको न्याय दिलाकर, उनको उम्मीद दिखाकर अगर एकजुट करने में कामयाब होते तो पिछड़े वर्ग की राजनीति दक्षिण भारत में जैसे पेरियार की जमीन पर दक्षिण भारत में मजबूत है वैसे पूरे देश में मजबूत हो सकती थी। मगर पिछड़े वर्ग के राजनेताओं ने पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों, कुमार, लोहार, नाई, पासी, निषाद मल्ला, अहिर गडेरिया, कुर्मी, कोयरी, इन सब जातियों को भरोसा जीतने में, इन लोगों के बीच से नेता पैदा करने में उतनी रुचि नहीं दिखाई, समाज को जागरूक करने में इतनी रुचि नहीं दिखाई, समाज को ताकतवर बनाने में रुचि नहीं दिखाई। क्योंकि जिसकी आबादी आधी हो 35-40% वोट लेकर के लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और आपके समाज की आबादी उससे दोगुनी है। यानी आप अपने समाज के भरोसे को नहीं जीत पाए। और बाहर से एक हिंदूवादी संगठन आया जो कल तक कहता था कि मंदिर में तुमको नहीं घुसने देंगे, तुम्हारे प्रोफेसर नहीं बनने देंगे, जज नहीं बनने देंगे, वकील नहीं बनने देंगे, इंजीनियर नहीं बनने देंगे, व्यवसायी नहीं बनने देंगे। आज वो आपको हिंदू बना दिया और आपस में इन जातियों को लड़वा दिया कि कुर्मी, कोयरी, अहिर तुम्हारा आरक्षण छीन ले गए, इनको बांटो, इनको तोड़ो, इनको आपस में खत्म करो। इसीलिए तो जाति जनगणना सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। इसीलिए तो सामाजिक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज के वर्तमान दौर में अगर सामाजिक न्याय की बात करने के दौरान हम शिक्षा के बेचे जाने पर सवाल नहीं उठाते, नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं कि ताकि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक जब अंबानी, अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया जाएगा तो निजी हो जाने पर न वहां शिक्षा बचेगी आपके बच्चों के लिए, न वहां कोई भी मौका बचेगा, क्योंकि फीस तो लाखों रुपया हो जाएगी। आरक्षण लागू नहीं होगा, फिर आपका सामाजिक न्याय क्या होगा? और आपकी पीढ़ियां अगर शिक्षित नहीं हुई तो फिर कौन सी चीज का सामाजिक न्याय? शिक्षा सामाजिक न्याय की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद रोजगार, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और रोजगार में ही मैं व्यवसाय को ले रहा हूं और उसके बाद रोजगार में ही किसानी, मजदूरी को शामिल कर रहा हूं। 90% आवाम इस देश के किसान कौम, बर्बाद जो किसान कौम है वो यही वंचित, शोषित, पीड़ित श्रमजीवियों की है, कमेरा जाति के लोगों की है। लेकिन लुटेरा जाति के लोगों ने कमेरों का शोषण कर लिया।
परजीवियों ने श्रमजीवियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, मजदूर सबका हक छीन लिया और अचानक एक दिन आपके सामने आए और कहे गर्व से कहो हिंदू हो, 85% हिंदू हो, तुम्हें 15 से 18% मुसलमानों से खतरा है, चलो मस्जिदों को गिराओ, चलो मंदिर बनाओ, चलो मुस्लिमों की लिंचिंग करो, चलो तुम हिंदू धर्म बचाने। और पीछे उनका अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का चेयरमैन बनकर करोड़ों रुपया लूट करके अपनी कंपनी को बढ़ा लेगा और आपके बच्चों को दंगा में भेज करके हिंदू धर्म बचवाएगा। उसके बच्चे अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, बिजनेस व्यापार में जाएंगे, अंबानी अडानी बनेंगे, जय शाह बनेंगे, और आपके बच्चे मंदिर बचाओ, धर्म बचाओ और अपना परिवार भी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि समाज ने न शिवदयाल सिंह चौरसिया को पढ़ा, न चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को पढ़ा, न फूले पेरियार अम्बेडकर को पढ़ा, लोहिया को पढ़ा, कांशीराम को पढ़ा। इसलिए हमारी राजनीति भी नेताओं की ऐसी राजनीति बन गई है जो बार्गेनिंग करते हैं। हमारी पिछड़े समाज की तमाम जातियों के ऐसे राजनीतिक दल बन गए हैं कि कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी यहां कभी वहां। आप पूरे समाज के लिए बोली लगा रहे हैं कि जहां हमको मिल जाएगा वहां चले जाएंगे, तो पूरे समाज को नहीं मिलता, नेता को मिलता है। तो हमने कैसे नेता पैदा किए, हमने कैसे अगुआ पैदा किए? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा समाज ताकतवर नहीं हुआ। इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई अपने विचार की लड़ाई है। अपने समाज को जागरूक करिए। जिस दिन 85% समाज एकजुट हो गया, यह राष्ट्र जिसको हमारे पुरखों ने बनाया है, यह हमारा मुकम्मल राष्ट्र होगा और सबको सबके हिस्से का न्याय मिलेगा। संविधान लागू होगा, मंडल कमीशन की 40 अनुशंसाएं लागू होंगी और यह देश, हमारे पुरखों का बनाया देश, सबका देश हो जाएगा। आपने ये बातचीत सुनी, आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी विषय के साथ, ऐसे ही किसी वैचारिक सांस्कृतिक विषय के साथ, जिसको सुन करके सोचिए, अपने बच्चों को सुनाइए, विचार कीजिए और एक लंबी लड़ाई की यात्रा पर अपने कमर कसिए। आने वाला कल हमारा होगा।